फारूक शाह ने मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये है, मेरा सुनिए ना, मैं शॉर्टकट में बात करना चाहूँगा आपसे। दानिश भाई, आपकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छे वक्तव्य है। मेरा ये सवाल है कि भाई एमआईएम को बी टीम क्यों कहा जाता है? बी टीम का मतलब होता है, मैं हूँ रियाज शेख और इस वक्त हूँ मैं नागपुर के दिल मोमिनपुरा में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, विधानसभा 2024 को लेकर जिस तरह से हलचलें मची हैं, वाकई में देखने लायक, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं अभी इलेक्शन को। 20 तारीख को होने वाला इलेक्शन और 23 तारीख को होने वाला है रिजल्ट। आइए हम बात करते हैं बुल्ढाना के एमआईएम के अध्यक्ष दानिश भाई इस वक्त नागपुर में मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। और दानिश भाई जाने जाते हैं अपनी तड़क फड़क स्पीच के लिए, जानने की कोशिश करते हैं कि दानिश भाई इस वक्त नागपुर में क्या कर रहे हैं। दानिश भाई, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। आप क्या कर रहे हैं नागपुर में, क्या किस कारण से आए? देखिए, नागपुर के अंदर जो एक नागपुर की अलग पहचान है, हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से नागपुर की पहचान है। दूसरी पहचान है कि यह आरएसएस का गढ़ है। तीसरी पहचान है, यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी। आरएसएस के गढ़ के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसको मुसलमानों की जमात कहा जाता है, उसने एक दलित बेटी को उत्तर नागपुर से विधानसभा में उतारा है। और उसके कैंपेनिंग के लिए मैं पिछले 3 दिनों से नागपुर में है। और नागपुर में आने का हमारा मकसद ये है कि जिस तरह से उत्तम नागपुर उत्तर नागपुर बनना चाहिए था, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर वहाँ के मौजूदा तत्कालीन जो विधायक थे, जो महाराष्ट्र के माजी ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं, वो 15 साल से और 5 साल का उनका गैप, और पिछला 5 जैसे 20 साल हो गए उनको वहाँ पर विधायक रहते हुए। मैं कल वांजरा करके एक इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका, वहाँ पर घूमा तो मुझे ये एहसास हुआ कि नागपुर जैसी मेट्रो सिटी, जहाँ पर देश के गृह मंत्री, जहाँ पर आरएसएस का मुख्यालय, और एक ऐसी मुस्लिम बस्ती है कि जहाँ पर लोगों को पानी के लिए 3-3 दिन तरसना पड़ता है, जहाँ पर लोगों को चलने के लिए सड़कें नहीं है, जहाँ पर एक तरफ विकास होता है जरी पटके की तरफ, जहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति। चलिए दानिश भाई, उस विषय पे हम बाद में बात कर लेते हैं। पहले मेन मुद्दों पर बात कर लेते हैं कि एमआईएम को मुसलमानों की जमात कहा जाता है, मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है। क्या सही में एमआईएम जो है वो मुसलमानों की पार्टी है? मैंने आपको भी मिसाल दिया कि हम आज महाराष्ट्र में 288 में से 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे, जिसमें से हमने 4 सीटें एससी रिजर्व दी, जिसमें एक उत्तर नागपुर है, एक मेरठ सांगली है, मुर्तिज़ापुर एससी राखीव है और एक कुर्ला एससी राखीव है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहाँ से मुसलमानों की जमात हुई? हमने तो हर किसी के लिए आवाज़ उठाई। हमने रोहित वेमू, कई बार आरोप लगे हैं एमआईएम पर के बीजेपी की बी टीम, क्या विश्लेषण क्या है? बी टीम का क्या मतलब होता है? बी टीम अभी फिलहाल के अंदर महाविकास आघाड़ी का समाजवादी पार्टी एक हिस्सा है। धुलिया के अंदर फारूक शाह ने, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये है, सुनिए ना, मैं शॉर्टकट में बात करना चाहूँगा आपसे। दानिश भाई, आपकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छे वक्तव्य है। मेरा ये सवाल है कि भाई एमआईएम को बी टीम क्यों कहा जाता है? बी टीम का मतलब होता है उसको सपोर्ट करने वाला, या उससे छोटा, या उसके ही अंक का एक टुकड़ा कहा जाता है। क्या ये सही है? क्या ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों आरोप लगते रहते हैं? आरोप इसके लिए लगते हैं कि मजलिस इत्तेहाद, ओवैसी साहब क्यों खामोश रहते हैं? ओवैसी साहब ने हर जगह इसका विश्लेषण किया, हर जगह इसको जवाब दिया। हम मुसलमानों की हक की, ताबेदारी की, हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम मुसलमानों के साथ हुए 70 साल के हुए नाइंसाफ़ी की बात करते हैं तो हम बी टीम हो जाते हैं। हम मुसलमानों की बात करते हैं, हम मुसलमानों की बात करते हैं, नामों से रिसालत की बात करते हैं, क्योंकि यह देश संवैधानिक देश है, संवैधानिक तरीके से चलता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो देश के अंदर कानून है, जो नरेंद्र मोदी के वास्ते है, वो असदुद्दीन ओवैसी के वास्ते है। लेकिन जहाँ पर उर्दू नाम का मसला आता है तो हमारे साथ में नाइंसाफ़ी होती है। जब हम हक बात करते हैं तो हम पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। एक आरोप ये भी लगता है कि जहाँ बीजेपी की सीटें खड़े रहती हैं, वहाँ असदुद्दीन ओवैसी जो है, यानी कि एमआईएम सीटें नहीं लड़ाती। अभी नागपुर के अंदर हम एक सीट लड़ रहे हैं, अकोला के अंदर कीर्ति डोंगरे जी। अकोला के अंदर कांग्रेस ने मुस्लिम को उम्मीदवार दिया, कहा है हमारा उम्मीदवार बताओ, अकोला मध्य पश्चिम से। बालापुर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी से वहाँ के माजी एमएलसी नतीकुद्दीन खतीब साहब सामने, कहा उम्मीदवार दिया हमने। मुंबा देवी से अमीन पटेल है, कहा उम्मीदवार दिया हमने। रईस शेख गोवंडी से, वहाँ उम्मीदवार नहीं हमारा। अब्दुल सत्तार देश महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री है, भले ही वो शिवसेना शिंदे गढ़ में। हम मुस्लिम क़यादत की बात करने वाले अगर वोट कटवा रहते तो हम अब्दुल सत्तार को भी गिराते थे, हम कागल से हसन मुशरफ को भी गिराते थे, हम मलाड़ से असलम शेख को भी गिराते थे। लेकिन हमने सिर्फ मुस्लिम क़यादत वाली जो लोग उन्हें टिकट मिले, हम सिर्फ सिलेक्टेड सीटों पर लड़ रहे, फिर हम कहाँ से वोट कटवा हुए?
चलिए मैं और अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन बड़ा दिल दहला देने वाला सवाल है। बिल्कुल पूछिए आप। तैयार रहिएगा आप दानिश भाई। बिल्कुल, मैं भी रियाज शेख हूं और आप दानिश भाई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ही की पार्टी के लोग आपकी पार्टी की बदनामी करते हैं, आपको पता है? देखिए, हर दौर के अंदर नवासे रसूल को भी शहीद करने वालों के अंदर मीर सादिक के जैसे लोग थे, मीर जाफ़र के जैसे लोग आज भी मौजूद है। अगर दानिश शेख ने टिकट मांगा और टिकट नहीं मिला तो कल मैं जाके पार्टी के साथ में, जो मेरे साथ में पार्टी ने बात की, मैं जाके उनके खिलाफ में बात करूंगा। अगर मैं पार्टी में रहा, पोस्ट मिली, सीट मिली, कारपोरेशन की सीट मिली, अगर नहीं मिली तो वही पार्टी मेरे लिए गद्दार हो गई। ये इंसान की फितरत है कि जो इंसान को फेवर में नहीं होता और उसके खिलाफ में जब फैसले होते हैं तो इंसान ये नहीं देखता कि अपने ऊपर किसके सामने वाले कितने एहसान है, वो एहसान फरामोश लोग हैं। आज आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले राव साहब दानवे ने एक मुसलमान बीच में आया था, उसको पैर से धक्का मार के हकाला। आज यही इज्जत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कि लोग मजलिस के एक मामूली जिला अध्यक्ष को सरों पर बैठा रहे हैं। और जो लोग ये गद्दारी करके जाते तो ये अपने मफाद के लिए जाते हैं और बाद में जमात को बदनाम करते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप गलत कमेंट्स करते बीजेपी के खिलाफ या कोई पोस्ट डाल दे तो आप पर कार्रवाई हो जाती है, आम नागरिक पर। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जब इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं बीजेपी पर, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो 2024 के अंदर अपना वचननामा दिया, जो एफिडेविट दिया, आप उसके ऊपर देख लो। असदुद्दीन ओवैसी जिस किरदार में घूम रहा है, उसके सर पर नायलैन मुबारक है, चेहरे पे दाढ़ी है। तो जहाँ तक कि मैं हैदराबाद भी कैंपेनिंग को गया तो कभी असदुद्दीन ओवैसी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर जो काम होता है तो करते हैं, नहीं होता है तो माफ़ी मांगते हैं। आप वहाँ पर जाओ तो सही, एक असरा हॉस्पिटल, एक ओबीसी हॉस्पिटल है, 7 से 8 सीबीएसई पैटर्न के सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम 15,500 बच्चे पढ़ रहे। मोहल्ला क्लिनिक है। जिस कॉलेज और जिस हॉस्पिटल की आप बात करें ना, कई आरोप भी लगे हैं। आरोप वही लोग लगाते हैं जिनके अंदर काम करने की क्षमता नहीं होती। आज ओल्ड सिटी के अंदर 7 एमएलए आते हैं और सातों के सातों मजलिस की है। क्यों? अगर वो बीजेपी के टीम रहती तो वहाँ की आवाम उनको कब से वहाँ से उखाड़ के फेंक दी। इस बार क्या लगता है आपको, एमआईएम की कितनी सीटें आएगी? इंशाल्लाह इस बार हम 10 का आंकड़ा पार करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान गुस्सा है कांग्रेस की वजह से। नामों से रिसालत के जो मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। हमारे कारोबार लुट गए चलेगा, हमारी इज्जतें चली गई। आपने देखा क्या हुआ मुजफ्फरनगर में, गुजरात में। लेकिन जिसके सदक़े में दुनिया बनी, नामों से रिसालत को मुसलमान कभी काबिल बर्दाश्त नहीं करेगा। और पार्टियों ने कहीं हुजूर को बुरा बोलना और मुसलमानों पर टिप्पणी करना क्या पॉलिटिकल स्टैंड बना दिया है? बिल्कुल पॉलिटिकल स्टैंड है। मुसलमानों को गाली दो, नामों से रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो, दाढ़ी पर बोलो, बीफ पर बोलो, गाय पर बोलो, मुसलमानों की इबादत गाहों के ऊपर बोलो और सुर्खियों में आ जाओ। ये स्टैंड हो गया आज। हम वही तो कहने को आए हैं कि जितना इस देश के ऊपर नरेंद्र मोदी का हक है, उतना हक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का और उतना ही मेरा है। अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा, जब अकबरुद्दीन ओवैसी पर 15 मिनट वाले बयान के ऊपर एफआईआर होती है तो नीतीश रानी को क्यों छोड़ दे रहे? अगर 2006 के अंदर जब गुजरात के कातिलों को सलाह, याद आया कि रितेश राणे ने जब एक टिप्पणी की थी और उस वक्त ये भी कहा था उसने कि पहले मैं हिंदू हूँ, बाद में मैं आमदार हूँ। हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम भी पहले मुसलमान हैं, भारतीय मुस्लिम हैं। लेकिन नीतीश राणे ने जो एक संवैधानिक पद पर रहने की शपथ लिया था कि मैं नीतीश राणे XYZ मतदार संघ का प्रतिनिधि ईश्वर साक्ष्य शपथ घेतो की संविधान की जो शपथ लिया, तो शपथ को भूल गया। वो शपथ को भूल गया। उसी को ही इसका सबक याद दिलाने के लिए और कोर्ट को और महाराष्ट्र सरकार को याद दिलाने के लिए एक संवैधानिक पद पर रहने के बाद एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक एमएलए ऐसी बात कहता है और पुलिस प्रशासन चुप रहता है। यही नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम औरंगाबाद से मुंबई गए थे, नामों से रिसालत के लिए और नीतीश राणे पर कार्रवाई करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया TNN से बात करने के लिए। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। दोस्तों, आजकल राजनीति को ना समाज में लेके आना है, समाज पे टिप्पणी। जब तक कोई समाज को टिप्पणी ना करे तब तक जो है उनके माहौल नहीं बन पाते हैं। ये हो गया है राजनीतिक मुद्दा। आपने देखा कई बार कि हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कितनी टिप्पणी की गई है। उनको पता है कि अगर उनकी सीट को लाना है तो कैसे भी टिप्पणी कर दें। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ इसी तरह खबरों को देखने के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बने थे बुल्डाना से एमआईएम के अध्यक्ष दानिश भाई। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। जय हिंद।